तो नमस्कार भाइयों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ हैं। और जो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे तो उसमें न्याय के विषय में बात की और प्राचीन और मध्यकाल के विषय में बात की थी। और उसी समय हमने बताया था कि आगामी वीडियो में हम जॉन रॉल्स और न्याय के विविध रूपों के विषय में बात करेंगे। तो आज हम जॉन रॉल्स के विषय में बात करते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय के विषय में क्या विचार रखे थे। मुख्य रूप से जॉन रॉल्स ने जो पुस्तक की रचना की उसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि विश्व में काफी न्याय के क्षेत्र में चर्चित पुस्तक रही है। इन्होंने उपयोगितावाद का भी खंडन किया और उपयोगितावाद का खंडन करने का इनका जो कारण दिया वो ये था कि उपयोगितावाद या अधिकतम सुख के आधार पर हम अधिकतम व्यक्तियों के सुख के आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों पर बहुमत का शासन स्थापित करते हैं या तानाशाही स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने उपयोगितावाद का खंडन किया। जॉन रॉल्स द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय के दो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। उनमें एक सिद्धांत है कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जितनी वे स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सके, या अन्य व्यक्तियों को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त है उतनी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को ही प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति, समाज या राज्य द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो सर्वहित में हो, सर्व कल्याणकारी हो। अतः राज्य या समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के अंतर्गत जॉन रॉल्स ने दो न्यायिक परिस्थितियों या न्याय के सिद्धांत स्थापित किए थे। इसी के साथ साथ उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो है न्याय के अज्ञानता के पर्दे। अज्ञानता के पर्दे के अनुसार उन्होंने ये माना कि जब नीति निर्धारित की जाती है तो नीति निर्धारित करते समय या न्याय के सिद्धांत निर्मित करते समय प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्दे के पीछे होना चाहिए। अतः अपनी मूल स्थिति को विस्मृत करके, अपनी मूल स्थिति को भूलकर सबको एक समान स्तर पर ले आना चाहिए। जब सभी व्यक्ति समान स्तर पर होंगे और सबके कल्याण के लिए विचार किया जाना चाहिए और इस प्रकार से न्याय की स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो सबके लिए लाभदायक हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। केवल अपनी मूल स्थिति को इसमें भुला दिया जाता है, इसीलिए इसको अज्ञानता के पर्दे कहा जाता है। इस स्थिति को तभी ही छोड़ा जा सकता है जब सबसे कमजोर व्यक्ति को, अतः समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो, सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो, तो तभी ही इस नियम को छोड़ा जा सकता है। अन्यथा अज्ञानता के पर्दे को न्याय के में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम बात करते हैं न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप हालांकि मुख्य रूप से न्याय के परंपरागत रूप से दो ही रूप माने जाते हैं, एक नैतिक न्याय और दूसरा है कानूनी न्याय। लेकिन इसके साथ साथ आज हम राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय के विषय में भी अध्ययन करते हैं। अतः हम सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक न्याय। नैतिक न्याय की मूल अवधारणा ही न्याय पर आधारित है।
अतः जो प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियम हैं उनका अनुसरण करना, सदाचरण का जीवन यापन करना, जो व्यक्ति सदाचरण युक्त जीवन यापन करता है उसे न्यायिक माना जाता है, और जो सदाचरण से दूर रहता है उसे हम प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध मानते हैं। अतः प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना ही नैतिक न्याय है। नैतिक न्याय में कुछ सिद्धांत अधिकांश विचारकों ने स्वीकार किए हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा, करुणा, वचनबद्धता, उदारता, ये ऐसे गुण माने हैं जो नैतिक न्याय के अंतर्गत माने जाते हैं। अतः इनका आचरण करते हुए हम सदाचरण का आचरण करते हैं। अगला है, दूसरे पॉइंट की बात कर सकते हैं हम, कानूनी न्याय। नैतिक न्याय के बाद महत्वपूर्ण है कानूनी न्याय। अतः किसी भी राज्य के नागरिक कुछ व्यवस्थाओं को सहर्ष स्वतः ही स्वीकार करते हैं, उन्हीं को हम कानूनी न्याय कहते हैं। प्रत्येक राज्य की कुछ अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य के नागरिक स्वयं अपने को ढालते हैं और उन व्यवस्थाओं नियमों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। इसी को हम कानूनी न्याय कहते हैं, या व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही कानूनी न्याय है। आगे हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय को हम एक तरह से राजनीतिक समानता के रूप में ले सकते हैं कि राजनीतिक न्याय राजनीतिक समानता पर ही आधारित है। अतः सभी राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया जाना ही राजनीतिक समानता है या राजनीतिक न्याय है। इसमें जो महत्वपूर्ण साधन हैं वो हैं वयस्क मताधिकार, अतः सभी व्यक्तियों को समान वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाना, अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया जाना, भाषण की अधिकार प्रदान किया जाना, या सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार, अवसरों की समानता, ये सभी राजनीतिक समानता के अंतर्गत आते हैं। और अगले पॉइंट के विषय में हम बात करेंगे सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के विषय में जहाँ तक है, जॉन रॉल्स, जे.एस. मिल या भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वानों ने यह माना है कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक और राजनीतिक न्याय कोरी संकल्पना है। अतः सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। जब तक सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं होगा तब तक हम आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। और सामाजिक न्याय भी एक सामाजिक समानता का ही दूसरा रूप है। जब सामाजिक समानता प्राप्त हो जाती है तो सामाजिक न्याय स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों, इसी को हम सामाजिक समानता के रूप में देखते हैं। अतः प्रशासकों द्वारा इस प्रकार के नीति निर्माण किया जाए, नियमों का निर्माण किया जाए जो अधिक से अधिक समाज में समानता स्थापित करता हो, समता स्थापित करता हो, जिससे समाज में किसी प्रकार की भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। आगे हम बात करेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का सामान्य अर्थ भी आर्थिक समानता से, लेकिन पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती, ना कभी की जा चुकी है। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े। अतः व्यक्तियों के अंतर्गत जो गरीबी और अमीरी के बीच आय का अंतर है वो अंतर अधिक ना हो, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो अपने स्वयं को बेचने के लिए तैयार हो जाए, और कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो धन के बल पर दूसरे व्यक्ति का शोषण करने के लिए तैयार रहे। अतः इस प्रकार की विभेदता नहीं होनी चाहिए। हालांकि पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित किया जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो आय में विविधता है या अंतर है उसको कम से कम किया जाना आवश्यक है। जब ये कम किया जाएगा वहीं आर्थिक न्याय की उपलब्धि हो जाएगी। तो नमस्कार भाइयों, अब हम फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।